Hello everyone and welcome to our show Junior Citizen, the Knowledge Seeker, where young voices takes the lead. And I am Nirali Munjal from Government Sarojini Naidu High Secondary Girls School. And I am Ankita Adhikari from Government Subhash School. And today we have our special guest. Hello sir. नमस्कार सभी को. So we have Dr. Narayan Vyas ji, who is retired as Superintendent Archaeologist in 2009 from Madhya Pradesh. सर आपके बारे में कुछ. मैं डॉक्टर नारायण व्यास पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में था. 2009 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और भारत में और विदेशों में कई जगह पुरातत्व के कार्य किए हैं. और वास्तव में देखा जाए तो पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है. यस सर. और ये पुरातत्व ऐसा फील्ड है, यदि हम पुरातत्व नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो भूतकाल निकल चुका, हमारा इतिहास क्या है, वो पुरातत्व के आधार पर ही होता है. क्योंकि पुरातत्व ऐसा विषय है, इसके अंदर हम इसके सभी चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें हमारे प्राचीन स्मारक हैं, एंटिक्विटीज़ है, प्राचीन साहित्य है, कई ऐसी विधाएं हैं जिसको हम पुरातत्व के मामले में जानते हैं. वो पुरातत्व को यदि हम डेफिनेशन भी देखेंगे तो एक साइंटिफिक स्टडी है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की, ऑब्जेक्ट्स की, जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति से हम उसका परीक्षण करते हैं, वो हमें पुरातत्व में आता है. वो पुरातत्व और वर्तमान जो इतिहास है उसको हम जोड़ते हैं. प्राचीन समय में जो घटनाएं घटी हुई है वो हम किस आधार पर पता चलेगी. जैसे महाभारत का नाम है, रामायण का नाम है, तो उनके जो स्थान संबंधित है वो पुरातत्व का हम सर्वेक्षण करेंगे, तभी हमें पता चलेगी हाँ ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है. और क्या हम जानते हैं कि जितनी नदी घाटी सभ्यताएँ हैं, हम जब देखते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, नर्मदा की है, बेतवा की है, हम लोग को बेतवा है. तो पहले समय में क्या होता था कि जितने भी जो लोग रहते थे नदी किनारे रहते थे, क्योंकि पानी बहुत आवश्यक होता था, क्योंकि पानी के बिना कुछ चलता नहीं. तो जितनी सभ्यताएं हुई नदी किनारे हुई है. हम कहीं भी जाएंगे, चाहे कोई भी नदी हो, जब हम घूमते हैं तो वर्तमान में क्या होता है कि हमें टीले ही टीले दिखते हैं. तो उसको हम जब घूम के देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ें मिलती है, जैसे पुराने सिक्के मिल जाते हैं, पुराने बर्तन मिल जाते हैं, मूर्तियाँ मिल जाती हैं. उससे हमें पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता कितनी प्राचीन है. और जो प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी जब मिल जाती है, सरफेस पे जो चीज़ें मिलती है, फिर हम पुरातात्विक उत्खनन करके देखते हैं. उत्खनन से क्या पता होता है कि हमें पूरा लगातार इतिहास पता चलता है. तो उसमें उत्खनन में जो ऊपर की जो चीज़ें होती है वो नहीं होती है. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, भूतल तक जाएंगे, तो जो चीज़ें मिलेगी उस आधार पर हम उसको समय निर्धारण करेंगे. और निर्धारण करने के लिए हमें कई चीज़ें मिलती है. पुराने सिक्के भी मिलते हैं, उसमें राजा महाराजाओं के नाम भी मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, कोई ऐसे सामान्य ऐसी चीज़ें मिलती है जो हम तुलना कर सकते हैं ये किस काल की होगी. इसके अलावा बहुत सी हड्डियाँ और ऐसी चीज़ें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, जैसे जले हुए गेहूँ हैं या प्लांट्स की कोई ऐसी चीज़ें हैं या बोन्स हैं. तो उसमें जो कार्बन होता है उससे कार्बन डेटिंग होती है, उससे प्राचीनता उससे पता चल जाती है. तो इस प्रकार हम चीज़ें देखते हैं. और क्योंकि इसके जो विधाएँ कितनी हैं पुरातत्व की, आप जैसे ये खोज की सभ्यताओं, इसके अलावा बहुत से जो कलाएँ ऐसी होती है, जैसे प्राचीन समय में जो एक राजकीय कला होती थी, जो रॉयल आर्ट होती थी, एक फोक आर्ट होती थी, जो लोक कलाएँ होती, ये दोनों कलाएँ साथ साथ चलती रही. एक आम जन जो गाँवों में रहते हैं वो लोक कलाओं में करते हैं, और जो राजा महाराजा बड़े शहरों में जो बसा है उन्होंने वो राजकीय कला में आते. जैसे हम सांची देखेंगे या भोजपुर देखेंगे, ये सब राजकीय कला में आती है. गुफाएं देखेंगे जैसे उदयगिरी गुफाएं. इसके अलावा हम साथ साथ में उन्हीं के देखेंगे, भीमबेटका की पेंटिंग देखेंगे. जैसे भीमबेटका वगैरह की पेंटिंग है कि लोक कला में है. लोक कला ऐसी कला है कि प्राचीन काल से हजारों साल से चली आ रही है और अभी तक चली आ रही है, वो चलती रहेगी. जबकि राजकीय कला जो रॉयल आर्ट होती है वो आई और ख़त्म हो जाती है, एक पीरियड में आती है और एक पीरियड में ख़त्म हो जाती है. तो इस प्रकार हम जो इतिहास देखते हैं
तो ऑब्जेक्ट जो मिलते हैं उस आधार पे देखते हैं। जैसे हम जहाँ क्षेत्र में रहते हैं, जैसे हम समझो भोपाल क्षेत्र में थे कि पूरा पहाड़ों से घिरा है, विंध्याचल पहाड़ी से घिरा है, यहाँ कितनी गुफाएं बनी हुई है, जो पूरी सीरीज है भीमबेटका की भी है, वो भोपाल में भी है। उन गुफाओं में आदि मानव रहते थे, और शुरू में जो आदि मानव के लिए क्या है, खाना पानी या भोजन के लिए कुछ चीज़ इकट्ठे करते, तो कोई आवश्यकता होती, वो चीज़ें ढूंढते, पानी मिल जाता, शिकार के लिए सब जगह मिल जाती, लेकिन उनको कैसे किया जाए इसके लिए वो पत्थरों का प्रयोग किया है। जैसे हम इतिहास को कई युगों में बांटते हैं, जो चीज़ जैसे पाषाण काल है, यस सर, ताम्राश्म काल है, जो तांबा लोहा आ गए थे ताम, उसके बाद में जो लोह काल होता है, ऐसे पीरियड जो चीज़ की बहुलता होती है, जैसे 65 में पत्थर की चीज़ें ज़्यादा बनी। आज भी हम बच्चों को यदि हम पढ़ाते हैं, जो 6ठी 7वीं 8वीं में सोशल साइंस विषय है, तो सोशल साइंस एक ये वही विषय है जिसमें पुरातत्व की पूरी जानकारी आती है, आदि मानव की सभ्यताएँ आती है, किस प्रकार पत्थर का प्रयोग करते थे, कैसे उनको भाले बनाते थे, कुल्हाड़ी बनाते थे, खरोचनियाँ बनाते थे, कई चीज़ें बनाते थे पत्थरों की। तो वो चीज़ें जानकारी हमें इन सब चीज़ों से मिलती है। यहाँ जहाँ भी जाएंगे हम, उसका असर होता है। जैसे मैदानी एरिया है, गंगा सिंधु का मैदान है, Yes, या sir. गंगा जमुना का मैदान है, वहाँ प्लेन एरिया में दूसरी सभ्यताएं मिलेगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में अलग तरह की मिलेगी। जी। जैसे में आदि मानव की हम जब देखते हैं इस क्षेत्र में, तो हमारे क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो भीमबेटका भी है, सांची भी है, भोजपुर भी है, यानी पूरा मध्य प्रदेश कहना चाहिए इनसे, स्मारकों से, पुराने साइट से और पुरानी चीज़ों से भरा आता है। ये इस प्रकार हम इतिहास तैयार होता है। लेकिन दूसरा इतिहास क्या होता है कि हम इतिहास हम घर से भी चालू करते हैं। हमें पता नहीं कि हमारे घरों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे घर में पूर्वजों के बर्तन भी होते हैं, उनके नाम लिखे रहते हैं, पुरानी किताबें होती है, पत्र व्यवहार होता है, चिट्ठियाँ होती है। तो उसमें ऐसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिसमें पता चलता है कि हमारे बाप दादा किसी बड़े आदमी से मिले हैं, या हमारे पूर्वज जो है जो नाम लिखा आता है कि इतने विद्वान आदमी थे। ये तो पूरा घर का इतिहास पता चल जाता है। हम पीछे जो लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषाओं की जानकारी मिलती है। आज हम जितनी पुरातत्व के दृष्टिकोण से सब चीज़ें पुरानी पढ़ लेते हैं, लिपियों के आधार पर भी पढ़ते हैं, तो सबसे प्राचीन जो लिपि हमारे क्षेत्र में मिली है ब्राह्मी लिपि मिली है, जो सम्राट अशोक के समय से प्रारंभ होती है। और उसे हम जो ब्राह्मी लिपि है, लेकिन उस समय जो लैंग्वेज होती थी, भाषाएं, जो प्राकृत भी चलती थी, पाली भी चलती थी, बाद में संस्कृत भाषाएं भी होती। तो इतना बड़ा साहित्य इन सब चीज़ें भरा है, वो सब पुरातत्व के ज्ञान से सब परिपूर्ण है, उससे हमें सब जानकारी मिलती थी। और आज भी हम देखते हैं कि बच्चों में इसमें जागरूकता होना चाहिए अपने धरोहर के प्रति। हमारे घर में चीज़ें हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब तक उनको जब हम समझाएंगे नहीं या उनको बैठा के वर्कशॉप नहीं करेंगे, तब चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे सब मिलके पहले अपने घर को भी देखें, घर में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे आसपास क्या हैं, वो सब चीज़ें देखें। और यदि हम इसमें आगे भविष्य में बढ़ना भी चाहें तो इसमें बहुत स्कोप भी बहुत है। पुरातत्व के दृष्टिकोण पे देखा जाए कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के बाहर देश विदेश में कितने संग्रहालय बने हुए हैं, पुरातत्व विभाग बने हुए हैं, वहाँ कितने लोगों को आवश्यकता होती है, पुरातत्वताओं की, विद्वानों की आवश्यकता होती है। तो और गाइड्स की, जैसे अब जगह जगह हम जाते हैं, गाइड्स वगैरह भी होते हैं। अब स्मारकों पे जाएंगे, हमें क्या पता क्या जानकारी मिलेगी, जब तक हमें गाइड नहीं बताएगा हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो गाइड की ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं, तो गाइड की ट्रेनिंग से बहुत बड़ा रोजगार मिलता है लोगों को, स्थानीय लोगों को, क्योंकि गाइड वो लोकल होता है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और थोड़ा इतिहास का ज्ञान होगा, तो उसको गवर्नमेंट लाइसेंस भी देती है। जैसे हम क्षेत्रीय होता है, प्रादेशिक होता है, एक लोकल भी होता है, अलग तरह के क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है, उससे वो गाइड की नियुक्तियाँ होती है। पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे डिपार्टमेंट है, वो उनकी परीक्षाएं भी लेते हैं, लाइसेंस देते हैं, उससे इनकम बहुत होती है। और पुरातत्व विभाग में देखा जाए कितने संग्रहालय हैं, संग्रहालय भी नए नए खुलते हैं, उसमें भी लोगों को रोजगार काफ़ी मिलता है। पीएससी से, यूपीएससी से कहना चाहिए, फिर लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कितनी एम्प्लॉयमेंट से इनको जानकारी मिलती है। अब जैसे अब कई ब्रांचेस भी होती है, जैसे केमिकल ब्रांच भी होती है, कंजर्वेशन ब्रांच भी होती है, जैसे हम स्मारक को कैसे संरक्षित किया जाए, जैसे हम जानकारी होना है बड़ी बात है, लेकिन उसको हम कैसे उसको डेवलप करें, सुधार करें। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या राज्य पुरातत्व विभाग, इनके इंजीनियर भी होते हैं, इनके इंजीनियर की भर्तियाँ भी होती है, तो वो टेक्निकल होते हैं, वो सिविल इसके इंजीनियरिंग के होते हैं कि किस प्रकार स्मारकों का संरक्षण किया जाए, उसके अंदर सिखाए। तो इंजीनियरिंग लाइन भी आ जाती है, फोटोग्राफी भी होती है इसके अंदर, कि वो बहुत से फोटोग्राफर भी होते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है कि मॉन्यूमेंट पे फोटोग्राफी होती है, उसकी परमिशन भी लेते हैं, लेकिन उसकी फोटोग्राफी
फोटोग्राफी यदि डिपार्टमेंट करवाता जाए तो उससे भी उनको इनकम होती। यानी आय के भी इससे पुरातत्व तो बहुत साधन है, इसको हमें समझना पड़ेंगे। और टीचरशिप में भी कहना चाहिए, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनकी पोस्ट भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में इतिहास के व्याख्याताओं की निकलती है। तो ये सबके लिए कहना चाहिए, रोजगार भी इसमें काफ़ी हम मिल सकता है, बशर्ते कि इसमें कई एनजीओ भी बने हैं। यस एनजीओ जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो प्राइवेट बनाते हैं ग्रुप में, उनके ही पुरातत्व के, तो वहाँ पर उनके भी बहुत काम चलते हैं। तो उसके अंदर भी लोग काम करते हैं, उनको इसमें भी इनकम होती है। यानी कहना चाहिए जो पुरातत्व है इसको समझना तो है इतिहास समझने के लिए, प्राचीन समय की जानकारी के लिए और रोजगार के लिए ये आवश्यक है। अब जब महाभारत पुराणों में क्या क्या कहानियाँ हुई है हम तो पढ़ते हैं, लेकिन उस साहित्यिक प्रमाण क्या है, ये पुरातात्विक प्रमाण क्या है, तो हम उसे बाकायदा साइंटिफिक उत्खनन करेंगे और चीज़ को बिल्कुल कन्फर्म करेंगे। आज जो राजा महाराजाओं के नाम मिलते हैं इतिहास में, तो उनको नाम कैसे पता चलते हैं? अभिलेखों से पता चलते हैं जी और सिक्कों से पता चलते हैं। आज जो हम कहते हैं हमारे इतिहास का स्वर्णयुग गोल्डन पीरियड जो है गुप्त काल था, Yes, सोने की चिड़िया कहलाता। क्यों होता था कि उसमें सोना ही सोना था, बहुत बड़ा व्यापार था हम लोगों के यहाँ। और व्यापार से क्या है, काफ़ी हमने आय होती थी, उसमें हमारा कच्चा माल बाहर जाता था, वहाँ से ये सोना चांदी जितने भी ये और आते थे। तो उस समय स्वर्ण का युग था, तो पूरे सोने के सिक्के चलते थे हमारे, उनमें राजा महाराज के नाम लिखे होते, तो उनके इतिहास जो नाम है हमें साहित्य में मिलते हैं। तो ये कन्फर्म हो जाता है इन दोनों से कि हाँ ये चीज़ पक्की चीज़ है। इसे शुरू से ही हम लोग इसके पुरातत्व का और साहित्य का, और जैसा हम इतिहास है, इतिहास हम कैसे जानेंगे, तो इतिहास जानने के ही साधन होते हैं। एक साहित्य भी होता है और पुरातत्व भी होता है। जैसे हर्षवर्धन ने कोई पुस्तक लिखी जी या महाभारत लिखी, तो उनको इनकम के लिए जैसे बताया ना पुरातत्व का, तो हम उत्खनन करके देखेंगे। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड चीज़ें उससे जा के देखेंगे। तो पुरातत्व की चीज़ों में सिक्के भी हैं, अभिलेख भी हैं, स्मारक भी हैं, पुरानी पुस्तकें भी हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम लोग इसमें देख पाते हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन आया, जैसे आपने इतनी सारी अभी बातें बताई हैं, उसके आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, एनजीओज भी है, बहुत कुछ आपने बताया। तो हमारी जो लाइफ होती है अभी, जैसे हम 11th 12th में हैं, तो इस टाइम हम स्ट्रीम लेके कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे इस पे फोकस किया, आपने कौन सी स्ट्रीम ली और आप किस चीज़ से इंस्पायर होके आप इस फील्ड में गए, जो कि मतलब आज अभी तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन हुआ, आपने कैसे सॉल्व किया इसको? जैसे मैंने हायर सेकेंडरी पास किया जी 11वीं क्लास, उस समय हम लोगों ने हायर सेकेंडरी 11वीं तक का होता था। इतिहास भी ऐसे लगा था, लेकिन मेरे को उसमें इतिहास में बड़ी रुचि थी, जी यानी इनके अंदर इतिहास के अंदर। तो रुचि होने के कारण फिर मेरा पता भी क्या है, तो उसने बताया कि ये पूरा इतिहास विषय भी बीए ग्रेजुएशन में होता है। जब ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद पता चला कि आगे हम क्या करें। तो कई विषय मैंने विचार किए थे, पूरा ये जो पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश जो, लेकिन मेरे को सुझाव मेरे गुरुदेव ने दिए, जब डॉक्टर वाकणकर थे उज्जैन के, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, उनके यहाँ मैं फाइन आर्ट सीखने जाता था। उन्होंने कहा मेरे से कि तुम ये पुरातत्व का विषय पढ़ो। तो मैंने उनसे ही पूछा इसका स्कोप क्या, बोले स्कोप बहुत है, आगे तुमको बहुत अच्छे काम भी मिल सकता है। तो मैंने वही पुरातत्व जो एमए होता है, जी यानी एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, प्राचीन भारत इतिहास संस्कृति पुरातत्व, ये एमए होता है। तो एमए करने के बाद मैंने उन्होंने कहा कि डिप्लोमा कर लो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में कर लिया। जब अनुभव अच्छा हो गया तो इनकी पोस्टें निकलने लगी, तो पोस्ट निकली तो मुझे काम भी मिल गया यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, कि भीमबेटका में मैं डेली वेजेस में काम करता था, तो उन्होंने मेरे को यहाँ काम भी मिल गया एम्प्लॉयमेंट के माध्यम। तो इसके स्कोप भी काफ़ी है। तो इसके सबसे पहले क्या होता है, क्वालिफिकेशन, तो अपना कोई इतिहास विषय होना चाहिए जी ग्रेजुएशन तक। लेकिन अब तो कुछ ऐसी छूट भी दी है, जैसे हम यदि बीए कर लेते हैं जी तो यदि हमें आगे इसके अंदर, क्योंकि ऐसा एक मन में पैदा होती है उत्सुकता कि हम नई नई खोज करें, एडवेंचरस, जी। जिसके दिमाग में कुछ एडवेंचर घूमेगा तो वो जरूर इतिहास पुरातत्व पढ़ेगा, पढ़ने अपना भी इंटरेस्ट जागता है। हाँ तो वो एमए करने के लिए, एमए इतिहास में करना है, पुरातत्व में करना है, तो क्वालिफिकेशन उसमें वही होती है। यदि हम एमए कर लेते हैं पुरातत्व में तो हमें काम भी जल्दी मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आर्कियोलॉजी का भी भारत सरकार से होता है, दिल्ली से, वो ही हम कर सकते हैं, उसमें भी स्टाइपेंड अच्छा मिलता है। और उसमें प्रत्यक्ष रूप से भारत के पूरे स्मारक हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वह दिल्ली से होता है, भारत सरकार की तरफ से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से। तो उसमें 15 सीट होती है, उसमें 6,000 रुपया स्कॉलरशिप देते हैं महीने की, और रहने के लिए व्यवस्था भी दिल्ली में होती है। यदि हम डिप्लोमा कर लेते हैं तो हमें काम भी जल्दी मिल जाता है। संग्रहालय में मिल जाएगा, भारतीय पुरातत्व में मिल जाएगा, राज्य पुरातत्व में मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगा, ऐसे कई जगह ये सब। और मध्य प्रदेश में ये जो विषय है, उज्जैन में भी है,
जी। भोपाल में करेस्पॉन्डेंस कोर्स है, यस सर। ओह! सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी में ये नया खुलने वाला भी है, ग्वालियर में है, रीवा में है, जबलपुर में है, सागर में है, छतरपुर में है। ये सब जगह प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय है। यदि हम उसमें, क्योंकि ऐसा है कि हर मनुष्य को कुछ न कुछ ऐसी खोज एडवेंचर की करना करते रहना चाहिए, चाहिए। एक जिसमें साहसिक चीज़ें होती है। हाँ। जी। जैसे आप लोगों ने ये तूतनखामन की कहानियाँ सुनी होगी, कैसे कैसे उनकी वो पिरामिड की खोज हुई है, जी। अल्तामिरा की गुफाएं कैसे मिली है। तो एक मन में एक एडवेंचर होता है, हमें भी मन में होता था एडवेंचर कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम की जगह हम ये काम ऐसा भी करना है कि आगे वाली पीढ़ी को पता चले कि हमने कितना कष्ट उठा के ये काम किया। जी। तो हमने भी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ खोज की। भीमबेटका में हम काम करते थे, इसके अलावा हम लोग को सर्वेक्षण काम दिया, नए नई जगह देखते थे। विदिशा के अंदर उत्खनन किया, क्योंकि विदिशा के बारे में पता था कि रामायण महाभारत ये दसाण प्रदेश कहलाता था, और यहाँ की राजधानी विदिशा थी और बड़ा संपन्न था। तो इसको कैसे कंफर्म किया हमने, पुरातात्विक उत्खनन करके, क्योंकि यहाँ बेसनगर कहलाता था, विदिशा जो है बेतवा और बेस नदी इन दोनों के बीच में बसा हुआ है। जब हमने वहाँ घूम के देखा तो पुराने मिट्टी के बर्तन मिलते थे, सिक्के मिलते थे, तो पुराने समय में भी उत्खनन हुआ वहाँ। लेकिन अभी जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक किया, उस समय पता चल गया कि हमें यहाँ करीब 3000-4000 साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिले, पहली बार मिले। इसके साथ साथ ही आप जो पुराने जैसे बताएं कि जो टीले भी होते हैं, जैसे यहाँ आसपास तो हैं, उज्जैन में कभी जाएं, सांस्कृतिक नगरी उज्जैन पुरानी नगरी आप घूमेंगे तो वो सैकड़ों टीले हैं, बड़े बड़े टीले हैं। यदि आप घूमेंगे उसमें तो आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक मन में आपको लगेगा कि जरूर चीज़ें देखना चाहिए। जैसे अभी कुछ समय पहले यानी पिछले माह ये क्षिप्रा परिक्रमा का कार्यक्रम हुआ था शासन की तरफ से, तो हमने उसे भाग लिया। हमने पुरातत्व के दृष्टिकोण से जब हमने परिक्रमा करी तो हमें बहुत अच्छी चीज़ उपलब्धि हुई। प्राचीन सिक्के मिले हमें, ये प्राचीन मूर्तियों के टुकड़े मिले, ऐसे कई चीज़ें। एक बड़ा शिलाखंड मिला, उसमें हाथी बने हुए, तो उसकी शैली विक्रमादित्य के समय की जैसी लगती है। तो ऐसी चीज़ें जो मन में ऐसा लगता है कि खोर करे जाए। जब उस समय बड़ी गर्मी भी होती थी, लेकिन न कोई गर्मी का ध्यान रहता है ऐसे समय में, न खाने पीने का रहता। ये मूल उद्देश्य है कि हम नई खोज क्या कर रहे हैं, हाँ। नई खोज करेंगे अपने नाम से जाएगी वो। जी। तो इस प्रकार हम पूरे सांस्कृतिक धरोहर, आज हमारे आस बहुत लोग कम हैं जो ये चीज़ जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय से जुड़े हैं। जी। जरूरी नहीं कि हम किसी विषय को, लेकिन एक इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ। खोज करने का, जो खोज करने वाले लोग हैं उनके साथ रहें, वो सब चीज़ें देखें। हमारे साथ भी बहुत से लोग जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली एग्जीबिशंस लगी थी सेज यूनिवर्सिटी में, तो पुरातत्व की चीज़ें उसमें हमने रखी। लोगों को सब पत्थर के भाले कैसे होते हैं, कुल्हाड़ी की भाषा कैसी होती है, ये सब हमने समझाया। हम मानते हैं कि ये जब सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि आदि मानव की कुल्हाड़ी पत्थर की, वो हमने लोगों को बताई, बड़ा आश्चर्य किया। तब उनको कैसे प्रयोग किया जाता था ये बताया, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ ये चीज़ सही है। जी। इस प्रकार चीज़ें बनती गई। सर जैसे कि आपने इतनी सारी चीज़ें ढूंढी हैं और पता चला है आपको, तो जब मैं आपके बारे में से सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि आप स्पेन भी गए थे। आपने वहाँ पे स्पेन रॉक एक्सपर्ट्स की हेल्प भी करी थी अलग अलग चीज़ों में, तो सर वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? ये सब बहुत अच्छा था, क्योंकि एक कंसेंटाइना शहर है, वहाँ एक रॉक आर्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो उनको पता चला कि यहाँ मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं पुरातत्व की और रॉक पेंटिंग की। यस सर। तो वो 2009 में यहाँ आए थे, उनकी टीम आई थी यस सर। किसी के माध्यम से। तो मैं उनको पूरा क्षेत्र दिखाया यहाँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले हम इतनी जगह घूमे, हमारे देश में भी इतने रॉक पेंटिंग नहीं है जितने आपके केवल भोपाल के आसपास में है। यस तो सर। उनके साथ सन 2009 से हम घूमते रहे, सब जगह जाते थे। जब उन्होंने देखा मैं इतना डिवोशन से काम कर रहा हूँ, किसी चीज़ की मेरे को डिमांड नहीं, तो बहुत से लोग तो क्या पैसों के लालच में विदेशों से वो हेल्प मांगते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को नई चीज़ सीखने को मिली उनके साथ यस सर। कि किस प्रकार हम पेंटिंग का एक्सप्लोरेशन करें, डॉक्यूमेंटेशन करें। तो उन्होंने जब देखा कि मैंने उनके साथ इतने साल काम किया, तो उन्होंने मुझे स्पेन इन्वाइट किया कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैं 10-15 दिन के लिए गया। वो तो कह रहे हैं आप बोल रही है, लेकिन मैंने कहा मेरे को क्यों क्लाइमेटिक कंडीशन, खान पान समझ में नहीं आया वहाँ का। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने ये सब ध्यान नहीं रखते हुए जैसे तैसे हो मैंने वहाँ काम किया और नई नई खोज की। तो उनका रिजल्ट ये निकला कि उनके जो बहुत बड़ा ग्रंथ निकला रॉक पेंटिंग पे भोपाल के आसपास का यहाँ, यस सर। तो उसमें मेरे को भी उन्होंने राइटर बनाया। ओह 6 लोग थे उसमें, मेरे को भी राइटर बनाया। ये मैं बड़ी कहना चाहिए लक है कि मैं इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बहुत और उसकी जो पुस्तक जो है रॉक आर्ट के ऊपर, उसमें मेरे को उसमें स्थान दिया। हालांकि मैं स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके साथ काम करने से बड़े प्रभावित हुए। तो वहाँ के भी जो लोकल अखबार है उसमें भी बहुत मेरे तारीफ लिखी है, काफ़ी चीज़ें लिखी, मैगजीन से लिखी है, पुस्तक लिखी है, उसमें बहुत फोटो दी हैं। क्योंकि ये सब
निस्वार्थ भाव से हुआ गया। Yes, sir. यानी मेरे को कोई किसी से पाने का दृष्टिकोण नहीं था कि मुझे वहाँ से कुछ मिले। Yes, जी sir. ऐसे ही मैंने जब काम किया तो भारत सरकार ने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम मुझे बर्मा भी भेजा, म्यांमार। तो वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव स्टडी की Yes, sir. और वहाँ के जो मॉन्यूमेंट थे उनको कैसे हम डेवलप किया जाए, उसका भी मैंने वहाँ पर उनको रिपोर्ट बना के दिए। उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स है। तो वहाँ पे क्यों पहले ये म्यांमार, ये जो बर्मा है, ये भारत का ही एक अंग था। 1932-33 में ये अलग हुआ, लेकिन अपने जुड़ा होने के कारण भी एक वहाँ की संस्कृति बड़ी महान है। वो बौद्ध धर्म ज़्यादा चलता है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बहुत हैं। Yes, sir. लेकिन क्या है कि उनमें कंजर्वेशन होने से क्या है कि वो काफ़ी डेवलप भी हो जाता है। तो ये चीज़ें तो वो क्या है कि वो लोग आते हैं, हमेशा स्पेनिश लोग आते हैं, और जो भी विदेश से जो बहुत से लोग आते हैं जो रॉक आर्ट पे काम करना चाहते हैं वो संपर्क करते हैं। हम तो मैं उनको बताता भी हूँ, लेकिन ये है कि मेरे ये उद्देश्य है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हम इसको निस्वार्थ भाव से सबको बताते हैं, चाहे बच्चे भी हों चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये सब काम देखते हैं मुझे ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये इसका पुरातत्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान अभी 2 साल पहले दिया, मुझे 2 लाख रुपए दिए और प्रशस्ति पत्र ये मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन वो क्या है कि हम ये सोचा कि ये पैसा जो गवर्नमेंट ने दिया है जी ये ठीक है, इज्जत के लिए दिया, लेकिन मेरी क्या ड्यूटी बनती है तो हमने वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया। जी कुछ और मिला, उसका इंटरेस्ट जो आता है मैं बच्चों के काम में लगाता हूँ, जहाँ जहाँ भी जाता हूँ बच्चों को प्रोत्साहन देना करना ये सब। तो इस काम में मेरे को क्या है कि हम जैसे पुरातन में तो हूँ, लेकिन बिना सहयोग के काम नहीं होता है। मेरी पत्नी का भी बहुत साधना व्यास, इसका भी बहुत सहयोग है, हम दोनों साथ साथ जानते हैं, और वो भी पुरातत्व में है। इस प्रकार हम साथ साथ काम करते हैं। अभी कुछ समय पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुए थे ना, तो छोटे बच्चों को हम कैसे सिखाएं ये चीज़ें कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। तो बच्चों ने, हमने गाना भी सुना था, आप लोगों ने सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो बलिदान तो ये थे हुआ, लेकिन प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ये मेरे को जब कोरोना हुआ तो उस समय हमने गाना भी सुना और मन में उद्देश्य रहा कि भाई ये कुछ करना चाहिए, नई चीज़ें। तो जगह जगह की मिट्टी हम लोग लेके आए हैं, जहाँ लोग शहीद हुए या उनका जन्म हुआ या उनसे रिलेटेड चीज़ें। तो कम से कम 150-200 जगह की मैंने मिट्टी इकट्ठी करी है उसी स्पॉट की। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना जो शहीद हुए थे उस स्थान की मिट्टी मैंने ली, झांसी की रानी जहाँ शहीद हुई वो उस स्थान की मिट्टी कलेक्ट की, बनारस में जन्म हुआ वहाँ की ली, तात्या टोपे की। इस प्रकार कई चीज़ें, सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे बहुत बड़े आज़ाद हिंद फौज के निर्माता भी थे, उनका जो जन्म स्थान हुआ कटक में हुआ था, तो उस कटक से भी मैं वो लेके आया हूँ। ऐसे कई जगहों की जो मैं ले गया, वो बहुत से क्या था कि हम तो देखते हैं इतना प्रसिद्ध लोग हैं, लेकिन बहुत से अननोन लोग भी हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, उनका भी मैंने इकट्ठा किया और लोगों को बताया, समझाया। प्रदर्शनियाँ लगा, कम से कम 50 प्रदर्शनियाँ हमने मध्य प्रदेश में लगा चुके हैं, हम कई स्कूलों में भी लगाई हुई है ऐसी बात। तो ये सब चीज़ें उसमें, मेरे पिताजी स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी प्रेरणा भी मुझे मिली, उनका साहित्य भी मुझे देखने मिला। तो एक ये परंपरा बनी आ रही, तो इतिहास में स्वाभाविक इंटरेस्ट होना है। तो निस्वार्थ भाव से वैसे काम करके इतिहास में, पुरातत्व में प्रवेश किया। लेकिन फिर भी ये है कि मैं एक ऐसा कहना है कि पुरातत्व रोजानमुखी है, उसमें काफ़ी रोजगार भी मिलता है, बशर्ते कि हम उसमें काम करने की अपनी इच्छा होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है, हम किसी सब्जेक्ट के भी हों, लेकिन धरोहर है, संस्कृति हमारे सभी की है, कि इसलिए सभी को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे मैं जानना चाहती हूँ, आपका 66 ईयर की जो ये जर्नी थी, क्या चीज़? ये 66 ईयर की जो आपकी ये जर्नी थी आर्कियोलॉजिस्ट की, हाँ। तो इसमें बहुत सारे आपने चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। तो ऐसा कौन सा एक एक्सपीरियंस है जो एकदम मेमोरेबल होगा, आपको दिमाग में बैठ गया हो? ऐसा है, मैंने तो जिंदगी में काम किया, क्योंकि ये पुरातत्व ऐसा विषय है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जी बिल्कुल जंगलों में घूमोगे, जानवर भी मिलेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, प्यासे भी रहेंगे, जी सब जगह काम। बाहर भी किया है। सबसे बड़ी आपने चीज़ देखी होगी, 100 का नोट देखा होगा आपने, देखा है? उस पर एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है पीछे, उसका नाम है रानी की वाव। देखो कि सब लोगों को नहीं पता है कि रानी की वाव क्या चीज़ है। ये बहुत विशाल बावड़ी है गुजरात में। जब गुजरात में मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम था, उसमें कोई काम करना नहीं चाहता था, इतनी गहरी बावड़ी थी वो, और ऊपर तक मिट्टी में दबी हुई थी। जब मेरी पोस्टिंग 1981 में वहाँ हुई, तब मैंने देखा वो बावड़ी पाटन में है और करीब 20-25 फीट तक खुदी हुई है। तो कोई तैयार नहीं होती, विशाल बावड़ी कब गिर जाए कह नहीं सकते। तब मैंने वहाँ काम शुरू किया, 7 साल काम किया। ऊपर से कहना चाहिए पूरी मिट्टी हटा के, पत्थर हटा के, मूर्तियाँ हटा के 120 फीट गहरे तक उसमें काम किया। और ये बड़ा रिस्क लेने वाला काम था। इतनी बड़ी रिस्क हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने नहीं ली, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत बड़ी बावड़ी है, जो कुएं वाला भाव है, जिसमें उसमें कोई स्पेस नहीं थी।
तो स्पेस में थोड़ी सी जगह बैठ के काम करते, नीचे देखते तो वो पानी दिखता, चक्कर आते थे। मचान पे बैठ के काम करते थे, पूरे फोटो, एक बार मचान टूट गया ओह, तो वो करीब वो उस जगह की जो गहराई थी 80 फीट थी, पत्थर ही पत्थर रखे थे मूर्तियों के ये सब, तो मैं दीवार पे लटक गया, तो टूटने से दिल लेवल गया, फिर लेबर को बुलाया तो उन्होंने मेरे ऊपर खींच के, नहीं तो उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाता, हाथ पे तो टूट ही जाते थे इसमें। बिल्कुल। इतना कहना चाहिए उसमें। और सबसे बड़ी खुशी है कि वो विश्व धरोहर में लिया गया है, जी। Yes. वर्ल्ड हेरिटेज में, और ये 2014 में लिया है। तो मैंने जो काम किया इसमें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उसमें मैं मेंबर बना और मुझे बुलाया गया और पूरे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स और पीएचडी की सब चीज़ें उनको दी, तो ये अपनी मेहनत से फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया। वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो विश्व धरोहर जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट हुए हैं, जिसमें सांची भी है, खजुराहो भी है, भीमबेटका भी और भी है। तो खजुराहो के लिए हमने भी मेहनत की थी, सांची के लिए भी, इसलिए कि भीमबेटका के लिए विशेष रूप से मेहनत की थी हमने, जी। क्योंकि वो इतना बड़ी साइट थी, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइट थी, लोगों की डिमांड थी कि विश्व धरोहर होना चाहिए। तो हमने रात दिन मेहनत करके कई सालों तक पूरे प्रपोजल तैयार करवाया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से, और उन्होंने प्रपोजल भेजा इसके लिए, और फिर वो 2003 में यानी 3 जुलाई यानी अब कल निकल गई, 3 जुलाई 2003 को वो विश्व धरोहर घोषित हो गया। आज वो विश्व का सबसे बड़ा स्थान है पुरातत्व की दृष्टिकोण से, ये सेल चित्रों पे रॉक पेंटिंग के ऊपर। तो अभी कई जगह जानवरों से भी सामना होता है, ऐसी बात नहीं हम लोगों की, Yes, sir. जी। जंगलों में, लेकिन क्या है कि हम अपना काम करते थे, जानवर किसी को कोई परेशान नहीं करता। अभी आपने काम करते रहेंगे, जानवर भी देखेगा, यदि हम छेड़ेंगे उसको, परेशान करेंगे तो तकलीफ। जैसे अभी एक घटना घट चुकी है कुछ साल पहले, ये कठोतिया गांव है यहाँ पर, ये बहुत बड़े विशाल रॉक शेल्टर्स हैं, बहुत पेंटिंग है। Yes, sir. जब हम पेंटिंग देखने गए वहाँ तो किसी ने वो मधुमक्खियों को छेड़ दिया, जी। तो कुछ हमारे साथ स्पेन के भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो भी हमारे साथ थे, तो मैंने उनको बचाने के लिए वो सारे मक्खियाँ मेरे पे झूम गई। करीब 70-80 मधुमक्खियों ने मुझे काटा। एक मधुमक्खी काटती तो कैसा हाल हो जाता है, तो 60-70 एक साथ काटना और उनको बचा के लाना, उनको एक एक दो काटी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, 24 घंटे करीब मैं आईसीयू में भी रहा उसके अंदर, इतनी मक्खियों ने पॉइजन जैसा हो गया। 3 साल में परेशान रहा उसके अंदर। लेकिन क्या है कि फिर मन में ये रहता है कि हमने एक नया काम किया है, तो जब नया काम करते हैं, एडवेंचरस काम करते हैं, तो हम चीज़ सब भूल जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक जो काम करना है ये अक्षुण्ण है, हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, कोई रहे न रहे लेकिन काम जरूर रहेगा। यस सर। तो सर जैसे कि आपने बताया आपको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़े, तो सर जैसे आपने अभी मधुमक्खी का चैलेंज बताया हमें, तो ऐसा और भी बहुत सारे चैलेंज होंगे, और उसमें से आपको सबसे खतरनाक चैलेंज आपका कौन सा था जो आपने फेस किया आपके पूरी जर्नी में? मैंने तो ये सबसे ज़्यादा बता रहे रानी की वाव गुजरात का हुआ, ये सबसे मेरे लिए खतरनाक था। पूरे जान पे खेल के मैंने काम किया। हाँ। कई बार चक्कर आया तो चक्कर से बचा मैं, वहाँ पे गिरने से बच गया। और दूसरा इतना, जब ठंड के दिनों में ठंडी इतनी बावड़ी होती थी कि उसे कमर पूरी अकड़ गई, 1 महीने बीमार रहा उसके अंदर। तो इस और ये चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन इसे कोई ध्यान नहीं देता ना। लेकिन बाद में खुशी तो ये होती है हमें कि चीज़ें देखो आज 100 के नोट पे दिख रही है। आज वो आज किसी को पता ही नहीं कि 100 के नोट पे जो काम किया वो हमारा काम दिख रहा है। हालांकि आप 200 का भी जो नोट देखेंगे उसमें सांची का स्तूप बना हुआ है। जी। यस सर। जब सांची खोज के 200 वर्ष हो गए, जी। ये सन 1818 में खोज हुई थी और 2018 अभी निकला। तो मैंने 2017 दिसंबर में अभियान चलाया था अपने क्षेत्र में कि ये से 200 साल हो गए, इसका कार्यक्रम करना चाहिए। यस सर। अब तो ये सब हमने कार्यक्रम किए, सब किए, 2018 लग गया, जनवरी में भी किया। अब ये पता नहीं कब कहाँ क्या बात है कि वो 200 के नोट के ऊपर वो सांची छप गया, 200 की खोज और 200 का नोट। कभी आप देखेंगे उस सांची के स्तूप तो ये, लेकिन करेंसी से भी देखो हमारे जो मॉन्यूमेंट है इनकी बहुत पॉपुलैरिटी हुई है। यस सर। आप पूरा भी जितने भी नोट देखेंगे, जैसे 500 का नोट देखेंगे लाल किला है, वर्ल्ड हेरिटेज है, और आपके ये 200 का नोट देखेंगे वो सांची के स्तूप बने हुए हैं, है ना। और 100 का नोट देखेंगे वो रानी की वाव बनी हुई है। Yes, sir. 50 के नोट पे देखेंगे तो वो हम्पी के मॉन्यूमेंट बने हैं, जी। है ना। और 20 रुपए के नोट पे देखें तो एलोरा की गुफाएं बनी है, कैलाश मंदिर। और 10 रुपए का नोट देखेंगे तो उसमें वो कोणार्क मंदिर का चक्र मिलेगा। तो करेंसी के माध्यम से भी देखो हमारी धरोहर जो है बाहर आ रही है, लेकिन उसको समझना है कि ये चीज़ क्या है। कैसी है क्या है? हाँ, जैसे आपको बताया तो आपको समझ में आया, लेकिन सबको नहीं पता है कहाँ का है। हाँ। अब रानी की वाव जो 100 के नोट पे, वो अभी किसी को पता ही नहीं कि ये रानी की वाव है, बारीक लिखा है उसमें, लेकिन समझना सभी को ही है। अब जैसे आपके माध्यम से लोग यदि समझे देखें तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली हमें आर्कियोलॉजी के बारे में,
अलग अलग चीज़ें, जैसे आपने जो भी स्ट्रगल किया, हमें तो पता ही नहीं हाँ, था कि इतने इतने सारे सारे challenges चैलेंजेस आपने face किए फेस आपने। किए हैं। चैलेंज बहुत आते हैं, वो पग पग पे आ Yes, जाए। sir. जी। कहीं आपको खाना मिले, कहीं नहीं भी मिलेगा। जी। यस सर। अब जैसे हम बताते हैं कि साइट पे हम गए थे यहाँ रायसेन के विदिशा के sir. पास में, जी। करीब 12-15 किलोमीटर अंदर साइट थी। जी। अब रात हो गई वहाँ, और ठंड के दिन थे। अब क्या करें हम, तो रात को ही गांव में रुके। गांव में भी एक छोटे झोपड़ी थी, उसमें रुके। रात भर रुके रहे, दूसरे दिन हम वहाँ से निकले। तो वहाँ वो खाना पीना कुछ नहीं, ऐसे भूखे बैठे रहे। तब क्या करें। यस तो सर। लेकिन अब ये इसमें ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम तो वही देखते हैं कि हम नारियल भी फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, कितनी मेहनत लगती है, पर उसके अंदर कितना मीठा पानी है, कितना वो नारियल निकलता Yes, sir. है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। Yes, तो यही हमारे पुरातत्व खोज है। यदि आप खोज कर लेंगे उसको, तो ये नई नई चीज़ें आपको देखने को, और फिर आपका नाम इतिहास में भी रहेगा। आज में रहेगा। सही अगर बात आप इंटरेस्ट की फील्ड को चूज करेंगे तो फिर तो आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस challenges फेस ही face करने करने ही पड़ेंगे। मजा भी आएगा, हाँ। एक अलग पर ही बहुत जोश आनंद रहता आता है इसके अंदर। आप Yes, जितने हाँ। घूमेंगे ना, तो आपको जो चीज़ें मिलेगी, कोई बर्तन मिल गए, कोई Yes, सिक्के sir. मिल गए, जी। आपको उत्सुकता होगी ये चीज़ की, हम पढ़ के भी देखें। कि जी। कहाँ से आया था हाँ। ये, और कैसा फिर हुआ था ये, बिल्कुल उसकी उसमें पूरी मेरा हिस्ट्री जानने के लिए। हाँ। सो जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत सारी नई चीज़ें जानने को देखी आर्कियोलॉजी के बारे में, कि नोट्स पे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसकी क्या जी। स्टोरी है, सर की क्या स्टोरी है, स्पेन की, अलग अलग जगहों की। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, हम खोज करते हैं। तो कभी सोचिए कि आसपास हमारे क्या है, हमारे घर के अंदर क्या है, और उससे आर्कियोलॉजी चूज़ करिए, जैसे कि हम अपने बारे में जान सकें, अपने लोगों के बारे में, और जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में जान सकें। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने ठीक है। के लिए। नमस्कार। ग्लैड टॉक टू यू सर। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़े रहिए, जूनियर सिटीजन द नॉलेज सीकर। थैंक यू सो मच। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।